हेलो फ्रेंड्स, मैं रजत कुमार शर्मा। आज मैं आपको इंडिया पॉलिटी का प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना हमारे संविधान का सार है, एक दर्पण है कि संविधान में लोगों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, किस तरह का कानून है, लोगों के लिए नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मतलब एक स्वरूप एक प्रदान होता है उनके लिए, मतलब एक तरीके से सार है प्रस्तावना संविधान का। इसमें है हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग से मतलब क्या है? इस प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। अब मुझे ये बताइए कि अपने यहाँ सबसे बड़ा संवैधानिक पद कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या सुप्रीम कोर्ट? कोई नहीं। सबसे बड़ा जो पद है और सबसे बड़ा अगर कोई है इन सब में, वो है संविधान। संविधान ही वो है जो सबसे बड़ा है। और संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? संविधान को शक्ति मिलती है हम भारत के लोग, मतलब हमसे, आपसे और मुझसे। हम लोगों से संविधान को शक्ति मिलती है, क्योंकि इसका निर्माण हम भारत के लोगों ने किया है। ठीक है। अब देखिए इसकी प्रकृति कैसी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ऐसा देश जिसमें उसके ही कानून और नियम लागू होते हैं। क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? ऐसा देश जिसमें उसके ही कानून और नियम लागू होते हैं, वह आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होता है, किसी का उसके ऊपर दबाव नहीं होता। ठीक है। जैसे आपको पता हो तो 1947 से पहले ब्रिटिश कानून था, तो अपन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं थे, लेकिन अब प्रभुत्व संपन्न है अपन। ठीक है। उसके बाद और मैं अगर एक और अच्छे से बताऊं आपको, तो एक बताइए, अगर कोई आपकी कोई दुकान है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपकी दुकान में आ जाता है, चलो ठीक है, आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपके सामान को साथ लेके जाता है बिना आपकी अनुमति के, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल वही करोगे जो मैं सोच रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसको रोकोगे, मना करोगे, तो वो रुकेगा। वैसे ही अपने देश में कोई भी बाहर का कानून और नियम लागू नहीं होते, अपने ही देश में अपने ही कानून और नियम लागू होते हैं। मतलब वो जहाँ का मालिक है उसकी ही चलेगी, ना कि बाहर के आए हुए किसी आदमी की जो उसका सामान उठा के ले जाए। ठीक है। मतलब कोई भी व्यक्ति आपके इजाज़त के बगैर नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब दूसरा शब्द आता है समाजवादी। देखिए, समाजवादी से मतलब क्या है? जहाँ सरकार लोगों को कल्याण के लिए कार्य करे, ऐसा आर्थिक संसाधन का मुहैया कराए जो सभी में उसका समान रूप से वितरित हो, सभी को उसका लाभ मिले, सभी उसका उपयोग करें। इस प्रकार से सरकार लोगों को कल्याण के लिए कार्य करती है, उसको कहती है समाजवादी। देखिए, एक होता है पूंजीवादी। पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? जहाँ सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर हो, जहाँ पूरी छूट लोगों के लिए है, मतलब लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा। 80 से 85% लोगों के जो पैसे हैं, ये जो ताकत है, वो 1% लोगों के हाथ में आ जाएगी, और बहुत ज़्यादा अब भिन्नता आ जाएगी, विद्रोह की भावना हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हमने पूंजीवादी को न अपना के समाजवादी को अपनाया। अब आता है तीसरा, लोकतंत्र। देखिए, जो ब्लू रंग में जो मैंने शब्द कर रखे हैं, यही इम्पोर्टेंट शब्द है, बाकी
ये उसके साथ के हैं जो इस वाक्य को पूरा बनाते हैं, शब्दों को पूरा बनाते हैं। ठीक है। फिर आएगा लोकतंत्र। ऐसी सरकार जहाँ लोगों द्वारा चुनी गई हो उसको लोकतंत्र कहते हैं। फिर आएगा गणराज्य। ठीक है, गणराज्य और गणतंत्र एक ही है। इसका मतलब क्या है, कई लोग क्या है गणतंत्र और लोकतंत्र को एक ही मान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। गणराज्य या गणतंत्र एक ऐसा, ये शब्द का मतलब ये है कि किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष वंशानुगत न होकर, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, जैसे अपने राष्ट्रपति होते हैं वैसे। अब जैसे मैं आपको बताऊं, चीन में एक पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे लोगों द्वारा सरकार चुनी नहीं जाती, लेकिन अपने यहाँ लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। अब आएगा बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब एक बताओ, जहाँ न्याय नहीं होता ना, वहाँ पर शासन कभी ठीक ढंग से नहीं चल पाता, ना ही कभी वहाँ पे किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्माण हो पाता, किसी इंसान का विकास हो पाता। इसलिए जहाँ न्याय नहीं हो वहाँ शासन ढंग से चल नहीं पाएगा, बहुत जल्दी वहाँ से व्यवस्था खत्म हो जाएगी, शासन खत्म हो जाएगा। तो सामाजिक का मतलब क्या है, इसलिए 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। अब जैसे सामाजिक क्या है, सामाजिक का शब्द का अर्थ क्या है, समाज में भेदभाव ना हो, गैर बराबरी नहीं हो किसी के लिए, राज्य विशेष रियायत दे कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए। ठीक है, जहाँ जाति, लिंग, धर्म और भेदभाव के नाम पे, मतलब भेदभाव ना हो, ऐसी शासन की स्थापना करे, उसको कहते हैं सामाजिक। आर्थिक का मतलब क्या है, जहाँ पे आर्थिक रूप से भेदभाव न हो, ऐसी व्यवस्था करे राज्य सरकार। ठीक है, इसको कहते हैं आर्थिक। राजनीतिक शब्द का मतलब क्या है, ठीक है, राजनीतिक शब्द का मतलब है ऐसा न्याय प्रदान करे जो व्यक्ति को शक्तिशाली बनाए, ठीक है, और जहाँ पे वोट देने का भी अधिकार दिया गया हो। जैसे वोट अपन देते हैं तो सबकी वैल्यू समान होती है, गरीब की भी वही वोट की वैल्यू होती है, तो एक अमीर की भी वोट की वैल्यू वही होती है। इसलिए हमें राजनीतिक रूप से भी हमें न्याय की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजनीति में जाने का भी अवसर मिलता हो और आदमी अपने आप को सक्षम बना ले और लोगों के भले के लिए काम करे। जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ये चाय बेचने वाले थे, लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसे अब्दुल कलाम जी, वो अखबार बेचते थे, लेकिन वो भी राजनीति के उच्च शिखर पे गए। ऐसे हमें 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद हमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता के भी दी गई है। एक तो विचार की, एक अभिव्यक्ति की, एक विश्वास की, एक धर्म की और एक उपासना की। जहाँ पे स्वतंत्रता नहीं दी जाती ना, वहाँ न्याय भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे व्यक्तिगत विकास नहीं होगा। विचार में ऐसे कि हम हर तरह के विचार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब हम किसी भी बात को चित्र के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से दर्शा सकते हैं और लोगों को अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और विश्वास की कैसे, हम किसी भी विचार में विश्वास विचार कर सकते हैं, किसी भी में हम पार्टी में विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बात पर हम विश्वास कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता है। धर्म का मतलब ये है, धर्म की स्वतंत्रता से मतलब ये है कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम ग्रहण कर सकते हैं, हमारे ऊपर कोई बाध्यकारी बात नहीं है। जैसे आर्टिकल 25 में भी धर्म की स्वतंत्रता बताई गई है। देखो, अभिव्यक्ति आजकल क्या है, हर कोई अभिव्यक्ति करता रहता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहाँ तक ही है जहाँ तक आपका हाथ फैलाए और किसी की नाक उसमें न जाए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि किसी को कोई परेशानी हो की वजह से, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऐसे करके हमें 5 स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, हमें स्वतंत्रता, ठीक है, उपासना की स्वतंत्रता मतलब, उपासना की स्वतंत्रता से मतलब यह है कि हम किसी भी पूजा पद्धति पे हमें
सरकार हमें रोक नहीं लगा सकती। हम किसी भी तरीके से हम पूजा पद्धति अपनी लागू कर सकते हैं, कैसे भी हम अपने पूजा पाठ कर सकते हैं, उस पर कोई प्रकार की रोक टोक नहीं है। ठीक है। उसके बाद आएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से मतलब ये है कि जैसे प्रतिष्ठा है, जैसे लाल बत्ती की पहले गाड़ी चलती थी वो बंद हो गई है, क्यों? जिससे एक जैसा स्टेटस दिखे सबका। ठीक है। जैसे उपाधि को भी ख़त्म कर दिया गया है। अवसर क्या है? सब समान, सभी को समान अवसर देता है। राज्य सभी को समान अवसर देता है, जिससे उनके व्यक्तिगत रूप से विकास उसका हो सके। ऐसी समानता प्रदान करता है। ठीक है। इनमें व्यक्ति को गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने हेतु। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बंधुता ऐसा भाईचारा बनाए जिससे समाज में व्यक्ति की गरिमा, मतलब लोगों को स्वतंत्रता और न्याय मिले, इससे कम नहीं है, लोगों को इज्जत से जीने का अधिकार भी मिले, इसकी भी राज्य बात करता है। ऐसा भाईचारा बनाए समाज में जिससे व्यक्ति की गरिमा, इज्जत और वो सम्मान से जीने का भी उसको अधिकार मिले, ऐसी स्वतंत्रता की भी बात करता है। ठीक है। एकता, अखंडता और बंधुता बढ़ाने के लिए मतलब ये है कि एकता और अखंडता दोनों अलग अलग है। एकता मनोवैज्ञानिक का उदाहरण है, अखंडता भौगोलिक रूप की अवधारणा है। जैसे एकता में होता है कि हमें एकल नागरिकता मिली गई है, इसलिए एकता हो गया। अखंडता में ये हो गया कि कोई भी राज्य अपने देश से अलग ना हो, इसलिए अखंडता हो गया। तो वही बात है, एकता और अखंडता। एकता तो मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, अखंडता भौगोलिक रूप की अवधारणा है, जिसको मैंने आपको बता दिया है। 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है। इसको अंगीकृत मतलब अंगीकार करना, अधिनियमित मतलब इनेक्ट करना, मतलब लागू करना, और आत्मार्पित मतलब भारत की जनता को सौंपना। देखिए ये सब प्रस्तावना में दिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बताई हुई बात